हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा लेसन नंबर 5 हीट, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग में सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे और उसके बाद में हम शुरू करते हैं ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। तो देखो, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट क्या होता है। जनरली हमारे जो अर्थ पे 71% ऑफ टोटल वाटर जो है पूरा सरफेस अर्थ का, उस 71% से 71% ऑफ वाटर से क्या हुआ है, कवर्ड है। उसके बाद में वहाँ पर आपको पता है कि जो समंदर वगैरह होते हैं वहाँ से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है तो जो वाटर वेपर्स है वो क्या होते हैं, एयर के सराउंडिंग में, मतलब एयर के एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली मिक्सड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं। तो इस वजह से जो एयर है अपनी वो हल्की सी नम हो जाती है। नम होने का मीनिंग मॉइस्ट हो जाती है। वो जो एयर है वो क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जो एयर है वो बन जाती है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मीनिंग होता है नमी होना उसमें, ठीक है, मॉइस्चर भी जिसको कह सकते हैं। तो उस टर्म को जहाँ पर वाटर वेपर्स मॉइस्ट बन जाते हैं, एयर क्या हो जाती है हमारी, मॉइस्ट बन जाती है बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स, इज कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिटी। उस टर्म को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी, नमी कहना उसको। जैसा आपने जनरली जो आप मुंबई वगैरह का एटमॉस्फेयर देखोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो क्लाइमेट है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ह्यूमिड क्लाइमेट दिखाई पड़ता है। मतलब वहाँ की जो हवा रहेंगी या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब आप इमेजिन करोगे कि एकदम गर्म भी नहीं और एकदम ठंडा भी नहीं, एक इंटरमीडिएट उसका जो फॉर्म होता है, जहाँ पर हमें ऐसी चिड़चिड़ जो हम जैसे को कह सकते हैं कि जैसे एकदम से गीला गीलापन लगना, थोड़ा सा ठंडा भी रहना लेकिन गर्मी भी उतनी ही होना, उस टाइप का वहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो उस टर्म को, उस टाइप के सिचुएशन को हम कहेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या कहेंगे उसको, ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे देखो अभी ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। क्या होता है कि एयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं, जिससे एयर क्या हो जाती है आपकी, मॉइस्ट बन जाती है। कैसी बन जाती है, मॉइस्ट। मॉइस्ट का ही मीनिंग मैंने आपको बताया कि नम होना, नम, जिसको हम कहते हैं डैम्प, या फिर हम कहेंगे इसको थोड़ा सा हल्का सा वेट, गीला, ऐसा। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, और जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, इज कॉल्ड एज अ ह्यूमिडिटी। और जो मॉइस्चर जो बन चुकी है जो एयर, तो वो एटमॉस्फेयर में पूरी फैल जाएगी और उस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आने के कारण वो क्या बन जाती है, ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ह्यूमिडिटी में, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी किस पर डिपेंड रहेगी, देखो, if the amount of water vapors exceed the limit, the water vapor convert into the water droplet। क्या होता है कि जब वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है, एक क्वांटिटी पर्टिकुलर, वो अगर क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी लिमिट अगर बढ़ जाती है, सो द वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर वेपर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट में। उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में। जो पानी की बूंदें होती है उसमें उसका कन्वर्जन हो जाता है। फिर देखते हैं, द एयर कंटेन मैक्सिमम वाटर वेपर कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड विद वेपर्स। जैसा मैंने अभी एरो करके बताया, इसका मीन ये है कि ऐसी एयर जहां पर मैक्सिमम वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होना मतलब कि जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, तो वैसे एयर को हम कहेंगे सैचुरेटेड विद वेपर्स। सैचुरेटेड इस वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी में मॉइस्चर होल्ड करके रख सके। मॉइस्चर जो है, मतलब जो वाटर है वो होल्ड करके रख सकते हैं, उस कैपेसिटी को कहते हैं सैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर है वो कब सैचुरेटेड बनेगी, जब वहाँ पर मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा। जब एयर में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट रहेंगे तो क्या कहेंगे हम उस एयर को कहेंगे सैचुरेटेड विद वेपर्स। वो जो एयर है वो कैसी रहेगी, सैचुरेटेड विद वेपर्स, ठीक है।
अब सेकंड पॉइंट उसके बाद में, सैचुरेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। उस एयर में कितना टेम्परेचर प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका सैचुरेशन। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना सैचुरेशन कम भी रह सकता, हो सकता है कि कोई कोई इलाके में ज़्यादा भी रहे, ठीक है। अब इफ द, हाँ, जब जितना उसको जो है, इफ द टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट। मतलब अगर टेम्परेचर कम है तो कम वेपर्स लगेंगी सैचुरेशन होने के लिए। मतलब एयर में मॉइस्चर क्रिएट होने के लिए कम वेपर्स लगेंगी, कम वाटर की अवेलेबिलिटी लगेगी। हमको किसकी नीड ज़्यादा रहेगी? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर वेपर्स की नीड भी क्या है? ज़्यादा रहेगी। और अगर टेम्परेचर कम है तो जो वाटर वेपर्स की जो ज़रूरत है वो भी हमें कम रहेगी फॉर द सैचुरेशन। किसके लिए? सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन क्या करता है? जो एयर की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की मॉइस्चर को, वो दिखाता है। तो वो कब ज़्यादा दिखेगा? जब उसका टेम्परेचर कम रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। देखो आपके टेक्स्ट बुक में अगर हम बात करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा के भी पॉइंट दिए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि क्या होती है ह्यूमिडिटी और क्या होता है ड्यू पॉइंट। आपको अगर पूरा डीप में पढ़ना है सो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे अच्छे से पॉइंट वाइज। वहाँ पर भी कुछ पॉइंट है जो आपको और समझने में, जैसा हमने बात करी टेम्परेचर की, तो वो आपको समझने में वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी उसको उतना नहीं कवर कर रहा बिकॉज वी आर गोइंग विथ कॉन्सेप्ट। और आपका जो एग्जाम में आएगा तो आपको क्या पूछे जाएंगे? ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट और कुछ वहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। सो उसके ऊपर में बेस्ड ऑन हम वहाँ पर भी कवर करेंगे, ओके। अब पढ़ते हैं ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा, देखते हैं। देखो, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called as dew point temperature. अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ड्यू पॉइंट। पहले समझ लेते हैं अनसैचुरेटेड का मीनिंग। हमने सैचुरेटेड किसे कहे? जब कोई एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर है वो उसकी कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी उसकी? वाटर को होल्ड करके रखने की, मतलब कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी जो बताएगा एयर को, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर। अब अनसैचुरेटेड एयर क्या हो जाएगा? जहां पर उसका मॉइस्चर कम है। अनसैचुरेटेड एयर कब रहेंगी? जहां उसका मॉइस्चर कम है उस एयर का, उसे कौन सी एयर कहेंगे? अनसैचुरेटेड एयर। तो अभी आते हैं ड्यू पॉइंट के ऊपर में। अब क्या बोल रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सपोज करके चलते हैं हम, अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। हम क्या कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड एयर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, एंड इट्स टेम्परेचर इट्स डिक्रीज। और वो जो अनसैचुरेटेड एयर है उसका जो अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। हमने वो टेम्परेचर ली है, सपोज करके चलते कि हम टेम्परेचर ले रहे हैं अभी यहाँ पर 45 डिग्री, और वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले वो अनसैचुरेटेड था तो अनसैचुरेटेड रहने में वो 45 डिग्री था, ध्यान में आ रहा है क्या? और जब वो डिक्रीज होगा देन अ टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड। तो हमें ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पे एयर क्या हो जाएंगी? सैचुरेटेड हो जाएंगे। ध्यान से देखो, पहले वो एयर अनसैचुरेटेड थी, फिर उसका टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है, और फिर हम ऐसे टेम्परेचर पे रीच कर जाएंगे, ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी जो एयर है वो क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड। वो क्या बन जाएंगी? सैचुरेटेड एयर बन जाएंगी, मतलब उसमें मॉइस्चर प्रॉपरली होल्ड कर सकेगी वो। तो वैसे टेम्परेचर को कहा जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसे कहेंगे? तो ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इंपॉर्टेंट, एक मार्क के लिए एमसीक्यूज में। द मास ऑफ वेपर्स
प्रेजेंट इन अ यूनिट ऑफ एयर, अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एक्चुअली कि जितना वेपर, जितना मास वेपर का प्रेजेंट रहेगा किसमें, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, तो उसको क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उस टर्म को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर द अमाउंट ऑफ मास इज प्रेजेंट देयर ऑफ वेपर, वाटर वेपर इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसे कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम एयर में जितने अमाउंट ऑफ, जितना मास वाटर वेपर का प्रेजेंट रहेगा उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के लर्न करना उसको। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है वो किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि जो मास है, मास को हम डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे किलोग्राम में। जितना भी मास वगैरह है वो हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्यूबिक मीटर में, ठीक है। किलोग्राम मीटर क्यूब का जो रहता है आपका किलोग्राम मीटर सेकंड, MKS जो मेजरिंग सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बन गया आपका इतना। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ और पॉइंट ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी ह्यूमिडिटी में हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हीट के बारे में। ह्यूमिडिटी में क्या बोला जा रहा है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। मतलब ध्यान दो, पहले क्या बोला जा रहा है कि ये एक रेशो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है, एक रेशो है A:B के फॉर्म वाला, जहां पर 8 के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपका एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। मतलब जो आपको पर्टिकुलर, आप जब उसको अगर डिटरमाइन करने जा रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो जो एक्चुअल मास रहेगा किसका, वाटर वेपर का, इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम, एक दिए गए एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में आपके पास में जितना वॉल्यूम है एयर का, उसमें कितने अमाउंट ऑफ, कितना मास वाटर वेपर्स का प्रेजेंट है उसको कहा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जितना टेम्परेचर लग रहा किसके लिए, एयर को सैचुरेट बनाने के लिए, किसके साथ में, वेपर के साथ में, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दो टर्म है वहां पर, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट। मतलब वाटर वेपर्स का जो कंटेंट रहेगा, जो पर्टिकुलर वाटर वेपर्स का जो मास रहेगा, एक्चुअल मास किसमें, एयर में, इन अ गिवन वॉल्यूम, एक दिए गए वॉल्यूम में जो मास रहेगा वाटर वेपर का कंटेंट का, वो टू द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड। मतलब हमने बोला था ना कि अनसैचुरेटेड एयर है तो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हमको और कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगेगा। टेम्परेचर लग रहा है मतलब वहां पर भी क्या बढ़ेगा, वाटर वेपर का मास ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। सो व्हाट टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर्स एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम टू द टेम्परेचर दैट मेक और दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर्स एट दैट गिवन टेम्परेचर। मतलब दिए गए टेम्परेचर में आपको कितना और मास लगेगा, किसका, वाटर वेपर का, ताकि वो क्या बन जाए, वो बन जाए सैचुरेटेड एयर। वो उसके न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एक्चुअल मास, किसका, वाटर वेपर्स का। ओके, तो ये है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर उसको अगर फॉर्मूले के बेस में लिखना है, मतलब परसेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है आपको, अगर आपको परसेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास
वेपर नीडेड, वही बोला मैंने तुमको कि जितना वेपर हमें लगेगा किसके लिए, टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन अ गिवन वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में उस एयर को सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना मास हमको लग रहा है वेपर का वो मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग हियर परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वी आर कैलकुलेटिंग हियर परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दैट विथ 100। हम यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट निकाल रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें और पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर क्या बोला गया है देखो, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ ड्यू पॉइंट, मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी रहेगी 100% रहेगी, सॉरी 100% रहेगी। एंड इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60% है, देन वी फील द एयर ह्यूमिड, ह्यूमिड कैसे, हमको एयर कैसी लगेंगी ह्यूमिड लगेंगी, मतलब नम लगेंगी, अगर उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट 60% है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट अगर 60% है, इसका क्या मतलब होता है आपको बताओ तो क्या होगा वो, कि वहाँ पर जो वाटर वेपर्स है वो ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर, मतलब सैचुरेशन ज़्यादा रहेगा, वाटर वेपर का सैचुरेशन एयर के साथ में ज़्यादा रहेगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है, तो वो एयर कैसी रहेगी ड्राई एयर, मतलब कि हमारे नागपुर वगैरह में अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में वो 60% से कम है। और वही अगर हम बात करेंगे मुंबई वाले रीजन की, तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी। और एक जनरल वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लाइक विंटर सीजन में जब आपने कोई जो फ्लाइंग प्लेन वगैरह देखे होंगे तो वो अपने ट्रेन से क्या छोड़ता है, गैस वगैरह वो मतलब वहाँ पर रिलीज करता है, तो जो वाटर वेपर जो वेपर्स वगैरह है जो रिलीज करता है एरोप्लेन, उसके जो वेपर्स है वो हो जाते हैं कंडेंस एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से वो कैसे आते हैं वहाँ पर पूरे तरीके से गैस के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में हमें दिखते हैं। तो वो जो क्लाउड के फॉर्म में रहते हैं तो उसके आजू बाजू में क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रह जाने के कारण उनको डिसअपियर होने में, उनको गायब होने में ज़्यादा समय लगता है, लॉन्ग टाइम टू टेक द वाइट ट्रेन। सो उसको वो बोला गया है, आपको उसी पर वही दिया हुआ है कि जो ह्यूमिडिटी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके ऊपर में आपको वो टॉपिक दिया हुआ है, वो आपने खुद में पढ़ना है, ठीक है, इजी है, समझ में भी आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें पढ़ लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद में भी जो ट्राइडिस वाला पार्ट है वो आप खुद से पढ़ो, एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो, नॉर्मल है वो वाली एक्टिविटी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे यूनिट ऑफ हीट पे, हम अभी आएंगे यूनिट ऑफ हीट पे। देखो यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, द यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड इन CSI यूनिट, SI सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम अगर हम देखेंगे तो यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है, और CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट क्या है, कैलोरी, क्या है कैलोरी, जिसको हम डिनोट करते हैं CAL से, ओके। अब आगे में देखो 1 कैलोरी हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। बहुत ही आसान है, क्या बोला गया है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगी, किसके लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, हमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, रेज का मीनिंग होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को और इंक्रीज करना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, किसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर का, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितने से इंक्रीज करना है हमें टेम्परेचर, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसे हम कहेंगे 1 कैलोरी हीट, उसे हम क्या कहेंगे 1 कैलोरी हीट। बहुत ही आसान है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर और टू रेज द टेम्परेचर बाय ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी टेम्परेचर, 1 कैलोरी हीट। समझ में आ रहा है। और 1 ग्राम की जगह पे अभी अगर हमने 1 किलोग्राम ले लिए
1 ग्राम की जगह पे हमने किलोग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ध्यान दो, ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 किलो कैलोरी हीट। 1 किलो कैलोरी हीट को हम KCl से भी डिनोट करते हैं, KCl से इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। तो ये आपको यूनिट ऑफ हीट भी ध्यान में रखना है, कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गई। देखो उसका डेफिनेशन जो है वो थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊंगा ना, तो ऐसे ध्यान में रखना अपन ने कि आपके पास में जितनी एक्चुअल हीट वाटर वेपर्स है एयर में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो उसका रेशो रहेगा किसके साथ में, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमें लग रहा है, हमको नीडेड है क्या बनाने के लिए, एयर को सैचुरेटेड बनाने के लिए, बस वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्चुअल से लेके तो कितना लगेगा वाटर वेपर्स उस एयर को सैचुरेटेड बनाने को, उसको कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी क्लियर हो गया वो? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर आपको उसके ऊपर में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। ये जो उसके पहले पेज नंबर 67 पे आपको ऑलवेज रिमेंबर करके पार्ट दिया हुआ है, वो आपने खुद ने पढ़ लेना है उसको, ठीक है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और अटेंडेंस भी लगा लो। तो अभी आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक जो वर्ड बता रहा है कि पर्टिकुलर हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए या अलग अलग सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी क्या रहेंगी, स्पेसिफिक रहेंगी, मतलब सबकी सेपरेट रहेंगी। हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी सेपरेट रहेंगी। ये शो करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो कॉन्सेप्ट हमको समझना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मटेरियल देखो क्या लग रहा है आपको, अ ट्रे विथ थिक लेयर ऑफ वैक्स। एक ट्रे लगेगी हमें जिसके ऊपर में एक थिक लेयर है वैक्स की, यू नो ऑल अबाउट वैक्स। सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन, लीड एंड कॉपर ऑफ इक्वल मास। मेटल्स का हमको एक सॉलिड स्फीयर लेना है, गोला टाइप एकदम छोटा सा, किसका किसका, आयरन, लीड और कॉपर का, जिनका मास इक्वल हो, इक्वल मास होना चाहिए, मतलब वेट उनका इक्वल होना चाहिए। बर्नर और स्पिरिट लैम्प, लार्ज बीकर। बर्नर और स्पिरिट लैम्प क्यों लग रहा है, बिकॉज कि हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसमें, तो वो। और लार्ज बीकर, एक बड़ा सा बीकर लगेगा। बीकर ये वर्ड आपने सुने अभी तक के, तो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। ओके, प्रोसीजर क्या बोल रहा है देखो। फर्स्ट हमें लेना है, टेक अ 3 स्फीयर ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड ऑफ इक्वल मास। सबसे पहले तो 3 स्फीयर लेंगे, उसके बाद में पुट ऑल द 3 स्फीयर्स इन अ बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। हमें क्या करना है, ये जो हमने 3 स्फीयर लिए इनको बीकर में बॉइलिंग, गर्म जो पानी हुआ है उस गर्म पानी में उसको रखना है। ओके, उसके बाद में टेक अ 3 स्फीयर आउट ऑफ द वाटर एंड ऑल द स्फीयर विल बी एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है कि उसको इतना हीट करना है वो तीनों स्फीयर्स को कि उनका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। और इन तीनों को जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, उसको रखना है हमें, जो थिक लेयर हमें ट्रे में लिए थे ना वैक्स की, उस ट्रे के ऊपर में फट से उस पर रख देना है उसको। और फिर देखो क्या करना है, नोट द डेप्थ एट ईच ऑफ द स्फीयर गोज इनटू द वैक्स। और हमें डेप्थ काउंट करना है। डेप्थ का मीनिंग होता है कितने गहराई में वो जाता है उस वैक्स में। वो जो ट्रे में हमने वैक्स लिए वो छोटी सी लेयर भी रहेगी, वो काफ़ी मतलब इतनी बड़ी रहेगी कि वो सिंक हो सके तीनों भी स्फीयर्स। ओके, तो हमें उसकी डेप्थ चेक करना है। और वो डेप्थ चेक करेंगे मतलब कि उनका टेम्परेचर 100 डिग्री है सबसे पहली बात। तो उन्होंने जितनी हीट एब्जॉर्ब करे होंगे उतने, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उतने गहराई में वो जाएंगे तीनों भी मेटल्स, जो तीनों भी स्फीयर्स है वो। तो देखते हैं क्या होता है। देखो
इन द अबव एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया ये एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीनों भी स्फीयर्स को हीट कर देना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉईल करना है। जैसे ही वो बॉईल हो गए उनको फट से वहाँ से निकाल के वैक्स के लेयर के ऊपर में रख देना है और चेक करना है कि कितने अंदर वो डीप होते हैं, कितने गहराई में वो जाते हैं, एंटर करते हैं वैक्स में। बस देखते हैं अभी, देखो क्या होगा। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट आयरन गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स, लीड स्फीयर गोज लीस्ट एंड द कॉपर स्फीयर गोज इंटरमीडिएट डेप्थ। यहाँ पर इसको देखो, कंपैरेटिवली अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा अंदर आयरन गया हुआ है इस वैक्स में, उससे थोड़ा कम कॉपर और उससे सबसे कम लीड, मतलब लीड सबसे कम है डीप करने वाला, कॉपर उसके बीच में, दोनों के बीच में, और आयरन डीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा अंदर जा रहा है वो किसमें, उस वैक्स के लेयर में। ओके, दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है हमें, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर थ्री स्फीयर हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि यहाँ पर तीनों भी स्फीयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन तीनों भी स्फीयर अलग अलग लेंथ पे वो डीप कर गए किसमें, उस वैक्स में, दिख रहा है। इसीलिए बोला है दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर थ्री स्फीयर हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि इन्होंने हीट अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करे अपने अंदर में, इस वजह से उनका टेम्परेचर जो डीप करने का क्राइटेरिया था इसमें वैक्स में, वो भी क्या हो गया, कम हो गया। बराबर है ना। अगर हीट अगर प्रॉपरली अगर उन तीनों ने भी सेम एब्जॉर्ब करे होते तो वो सेम लेंथ में डीप कर जाते थे। किसमें डीप कर जाते थे, वैक्स के अंदर में। फिर देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ स्फीयर इज डिफरेंट फॉर द थ्री पार्ट। तीनों पार्ट में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी प्रॉपर्टी को जहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे विथ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फिर अलग अलग भी टेम्परेचर रह सकता है, दैट डिपेंड। ठीक है ना, टेम्परेचर भी बढ़ते रहता है, कम होते रहता। ओके, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये इतने पार्ट का आप पहले स्क्रीनशॉट निकालो, ये इसके लिए है क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट के लिए। हम अभी आएंगे अपने मेन मुद्दे पे, फिर हमें पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ हीट भी, देखते हैं क्या होता है। तो मैं समझता हूँ आपको उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो आपको प्रॉपरली ध्यान में आ गया होगा। अभी हम एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, द अमाउंट ऑफ हीट, एक मिनट में यहाँ से आके बोल देता हूँ आपको, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। यहाँ पर रेज का मीनिंग है इंक्रीज करना, बढ़ाना उसको। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर और रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, क्या बोल रहा है, हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें लग रही है, किस चीज के लिए लग रही है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक 1 यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सीधे शब्द में बताऊंगा तो आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है
तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हीट प्रोवाइड करने के लिए आपको मतलब आप जितनी हीट प्रोवाइड करोगे तो एक्चुअली में वो कितनी हीट आपको लग रही है प्रोवाइड करना, आपको प्रोवाइड करने के लिए कितनी हीट जरूरी है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का फॉर यूनिट मास, उसे कहेंगे हम उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है अभी तुमको? सीधा शब्दों में देखा जाए तो समझ में आ रहा है अभी कि हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे हम उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, पढ़ लोगे तो और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और उस पर ट्रांसलेशन का वर्क कर देना उसके आपने, ठीक है। अब द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर सी से। अब लेटर सी का यूज बहुत जगह पर होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे आपको ध्यान में रख के रखना है उसको, क्योंकि देखो आप अगर बात करोगे कूलम की तो वहाँ पर भी आप लेटर सी से ही कूलम को डिनोट करते हो। आप अगर बात करोगे स्पीड ऑफ लाइट की तो उसको भी आप वहाँ पे सी से डिनोट करते हो। तो आपको ध्यान में रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कब एंड कूलम के लिए कब। इलेक्ट्रिसिटी में वो अलग उसका मीनिंग होता है, यहाँ पर अलग मीनिंग होता है, फिजिक्स में अगर देखा जाए फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना आपने। उसके बाद में एसआई यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट का, जूल पर ग्राम और किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ये आपको सीजीएस और एसआई यूनिट दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर भी दिया। तो आई होप आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। अगर नहीं हुई होगी तो मैं और एक बार देखो रिवाइज कर रहा हूँ सीधे शब्दों में। आपको ध्यान में क्या रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक यूनिट मास के लिए, उस ऑब्जेक्ट के यूनिट मास के लिए बढ़ रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी हमें वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, बदलते रहेगा। टेम्परेचर क्या होते रहेगा, वहाँ पर बदलते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रही है उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट एनर्जी, ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आते हैं उसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि जो एसआई यूनिट है उसका वो है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और सीजीएस यूनिट है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर हम आते हैं उसको किस लेटर से डिनोट करेंगे। सो वी विल डिनोट इट बाय द लेटर सी। हम उसको कौन से लेटर से डिनोट करेंगे, बाय द लेटर सी। देन ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ऑन पेज नंबर 68 ऑफ योर टेक्स्ट बुक आपको दिया हुआ है वहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक हीट, वो आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। उसका भी टेबल बना के रखो। लाइक वाटर का है 1.0, उसके बाद में पैराफिन ऑयल का है। पैराफिन एक ऑयल है जो कि हम मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जब कोई ऑब्जेक्ट का निकालेंगे तो वहाँ पर उसके लिए हम पैराफिन ऑयल का यूज़ करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हो ना तब आपको पैराफिन ऑयल का काफ़ी कुछ यूज़ होता है। केरोसिन जो कि वेल नोन है आपने आपके लिए, उसका दिया हुआ है 0.52। एल्यूमिनियम का 0.215। ऐसे अलग अलग एलिमेंट का आपको वहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस का आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट आपके टेक्स्ट बुक के दिया हुआ है। आपको वो ध्यान में रखना है फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए आपको उस चीज़ को याद कर लेना है, ओके। अब आते हैं उसके स्पेसिफिक हीट के कुछ और टॉपिक पे। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वहाँ पर कि अगर हमें हीट गेन या फिर हीट लॉस निकालना है, हीट गेन और हीट लॉस निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। लुक, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी। स्पेसिफिक हीट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या है, सी है।
स्मॉल सी, एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, और कंसीडर करें हमने कि एक ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, सपोज m, देन इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी की यूज किया है, डेल्टा टी शो करता है चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम भी बढ़ भी सकता है, लेकिन कितने अमाउंट में बढ़ेगा, 100 डिग्री में से बढ़ रहा है कितने अमाउंट में, वो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम डेल्टा टी का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक तो टेम्परेचर है नहीं वहाँ पर, इसीलिए हम डेल्टा टी का यूज़ करते हैं। वो अननोन रहता है, कभी कभी दिया हुआ भी रहता है, ठीक है। सो हमको टोटल टेम्परेचर निकालना रहता है, वो निकालेंगे। तो उसके लिए वहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इंक्रीज्ड। यहाँ पर क्या आएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा टी को टेम्परेचर इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज, बढ़ गया तो इंक्रीज। ओके, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे ये आपको इक्वेशन नंबर 1 करके याद रखना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी सेम एज टू फर्स्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, ये भी सेम है आपका पहले के समान, एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। ये थोड़ा ध्यान रखना है, पहले केस में टेम्परेचर हो रहा था इंक्रीज, रेस्ट का मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया, इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पर जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या होगा, हीट लॉस्ट होगी। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब हीट क्या होगी वहाँ पे, लॉस्ट, और हम निकालेंगे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, वहाँ पर निकालेंगे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर ना? हाँ, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज m मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, मतलब कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ध्यान में रखेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड यू शुड नोट इट एज अ इक्वेशन 2। उसको आप किससे नोट करोगे, एज इक्वेशन 2। सो ये हो गया आपको दो फॉर्मूलेज। जब आप मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ये टॉपिक पढ़ोगे तो इनका यूज होने वाला है, जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको आगे में पढ़ा रहा हूँ आफ्टर द हीट एक्सचेंज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम पढ़ते हैं हीट एक्सचेंज के बारे में। तो बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक की ओर। आपका जो टॉपिक है वो है हीट एक्सचेंज का। एक्सचेंज वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा और आइडिया भी होंगी कि यहाँ पर हीट की क्या हो जाएंगी, अदला बदली, एक्सचेंज हो जाना। अपना जो पार्ट है, अपना जो हिस्सा है वो किसी और के साथ में शेयर करना, ये आ जाएगा यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है, पहले डेफिनेशन ये बोल रही है कि इन अ सिस्टम और इन अ आइसोलेटेड सिस्टम हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स, ये मेरा इक्वल्स टू द हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है आपके लिए कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसने जो हीट एनर्जी लॉस्ट किया, सेम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट जिसके पास में हीट बिल्कुल भी नहीं थी, वो क्या कर देगा, एब्जॉर्ब, गेन कर लेगा अपने अंदर में, ठीक है, ताकि उसको भी हीट मिल जाए। तो उसे कहते हैं हीट एक्सचेंज। उसे क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंज। ओके, उसके बाद में उसको अगर हमको अगर ऐसे इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसको और डीपली अच्छे से समझने के लिए हम लेंगे एक एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल है, हमें लेना है आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ से हीट बाहर में क्या ना हो, रिलीज ना हो। अब क्या होगा, इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोल्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये अपनी
अंदर की जो हीट है वो रिलीज करेगा, उसके पास में जो हीट अवेलेबल है वो रिलीज करेगा, और उसने जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया पूरी की पूरी उतनी अमाउंट ऑफ हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कोल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके पास में हीट की कमी है। समझ में आ रहा है? मतलब ये ट्रांसफर कैसे होगा? इधर ऐसे, ये हॉट टू कोल्ड, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ हॉट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, नॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे जाते हैं तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट का? इंक्रीजेस ड्यू टू द गेन ऑफ हीट एनर्जी। मतलब कि ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ध्यान में रखना। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमने बोले थे जस्ट अभी तुरंत पहले। तो वही हो रहा है यहाँ पर। ये जो ऑब्जेक्ट है कोल्ड ऑब्जेक्ट, वो टेम्परेचर क्या होगा इसका? इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले कम था ना, पहले उसका टेम्परेचर कम था। मतलब कि सपोज करके चलते कि इसका टेम्परेचर है अपने पास में 70 डिग्री सेल्सियस और इसका स्टार्टिंग में इनिशियल था 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन जब इसने हीट दिया तो इसके टेम्परेचर अगर 20 से बढ़ गया तो इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज ही हो गया ना, बराबर है कि नहीं? ऐड हो गया मतलब इंक्रीज हो गया, और उतना ही टेम्परेचर इसमें से डिक्रीज हुआ मतलब माइनस हो गया। तो इसका कितने पे आ गया फिर? ये 70%, ये 70% कितने पे आ गया? ये आ गया 50 पे। समझ में आया? तो ऐसे होगा डिक्रीज और इंक्रीज। ओके, इसका टेम्परेचर होगा डिक्रीज और इसका टेम्परेचर होगा इंक्रीज। कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हीट गेन, और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा डिक्रीज बिकॉज ऑफ द हीट लॉस्ट। वही बोला है। एट द सेम टाइम टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एनर्जी, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज ड्यू टू द गेन ऑफ हीट एनर्जी। The process of heat exchange continues till both the object acquire the same temperature। जब तक के दोनों कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर लेते, मतलब पा नहीं लेते सेम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, तब तक के उनके बीच में हीट एनर्जी क्या होते रहेंगी? एक्सचेंज होते रहेंगे। ये था बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एक्सचेंज। इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसमें हमको मेथड यूज करना है कैलोरीमीटर वाली, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर वाली मेथड। कैलोरीमीटर के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से समझे हो। तो अभी यहाँ पर देखो, बस बताना है आपको कि किस तरीके से उसका मेजरमेंट लेंगे हम। ओके, चलो ये इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लो। तो अभी हम निकालेंगे कि हमें मेजरमेंट कैसे करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। उसके लिए हमें लगने वाला है कैलोरीमीटर, एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, और वाटर। हम क्या करेंगे? कैलोरीमीटर जो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हीट एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली होती है और हम वहाँ पर हीट काउंट भी कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। आपने पिछले क्लास में उसका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर जो स्ट्रक्चर है वो आपने अच्छे से पढ़े हैं, उसका यूज़ भी पढ़े हैं। यहाँ पर आपको मैंने हल्के में बता दिया उसको। ओके, चलो अभी आपको मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट अगर करना है तो देखो क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा। इफ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन वाटर इन अ कैलोरीमीटर, हमने क्या करना है कि एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट को, गर्म सॉलिड ऑब्जेक्ट को किस में रखना है? वाटर में, और उस वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैलोरीमीटर में रख देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कैलोरीमीटर, वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट तीनों भी अभी एक ही सिस्टम के अंदर आ गए, ऐसा उसका मीनिंग है। अब एक सिस्टम के अंदर है तो वहाँ पे क्या होंगे? एक दूसरे के बीच में हीट एक्सचेंज होंगी। हीट एक्सचेंज होंगी मतलब कि वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर जिसका है वो हीट एक्सचेंज करेगा। मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा और वाटर और कैलोरीमीटर हीट
एक्सचेंज करेंगे। अब वो कैसे, वो देखते हैं। हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक वाटर एंड कैलोरीमीटर स्टार्ट। दो लोग वहाँ पर ऐसे हैं, दो चीज़ें ऐसे हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक वाटर एंड कैलोरीमीटर। समझ में आ रहा? अब सबसे पहले हीट लॉस्ट हुई है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो वही हीट लॉस्ट करेगा। इसीलिए हमें निकालना है कि हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट कितना है। सो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा हीट गेन बाय द वाटर एंड हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट वाटर ने एब्जॉर्ब की और जितनी अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब का ही दूसरा मीनिंग होता है गेन करना, उन दोनों का प्लस इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हीट गेन बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट निकालेंगे। हीट गेन बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने बोल दिया, हीट गेन बाय वाटर निकालेंगे और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 2 में पढ़ा था, इक्वेशन नंबर 2 में जब स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे थे कि अगर कोई सब्सटेंस हीट लॉस्ट कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसका फॉर्मूला m मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी था। ये फॉर्मूला वही हमने यहाँ पर लिखे वर्ड्स में, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट Q इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास क्या था, स्पेसिफिक हीट उसकी, और डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर क्यों, क्योंकि हीट लॉस्ट हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसका। सिमिलरली अब यहाँ पर लॉस्ट हुई, अब गेन कौन कौन कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कौन कौन कर रहा है, हीट, वाटर और कैलोरीमीटर। तो दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, हीट गेन का फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर। तो देखो सिमिलर है, सिंपल है, हीट गेन बाय द वाटर Q1 से डिनोट करेंगे उसको अपन। हीट गेन बाय द वाटर को किससे डिनोट कर रहा है, Q1 से। तो Q1 क्या आएगा, देखो मास ऑफ द वाटर, उस वाटर का मास कितना है, उसके बाद में इसको हम m1 लिख देंगे, स्पेसिफिक हीट C1 लिख देंगे और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T1 लिख देते इसको। समझ में आ रहा है? आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, मैंने आपके सिंपल समझने के लिए आपको लिख कर दे दिया वो वेरिएबल के फॉर्म में। m1 लिख देंगे, C1 और T1 फॉर किसके लिए, हीट गेन बाय वाटर। सिमिलरली कौन हीट और गेन करेगा वहां पे, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर भी हीट गेन कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, करेंगे, देखो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर इज गिवन एज Q2, उसको हम लेंगे Q2 से, जहां पर हम बात करेंगे मास ऑफ द कैलोरीमीटर, मतलब कि इसको हम डिनोट करेंगे बाय m2, स्पेसिफिक हीट जिसको डिनोट करेंगे C2 के साथ में, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को डिनोट करेंगे डेल्टा T2 के साथ में। अब हमारे पास में Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, Q2 की वैल्यू निकल जाएगी। Q1 की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, ये फॉर्मूले से, और Q2 की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, ये फॉर्मूले से। ध्यान में आ रहा है, Q1 की वैल्यू निकालेंगे हम ये फॉर्मूले से। हमारे पास में मास तो दिया हुआ रहेगा इस वाटर का, स्पेसिफिक हीट तो पता ही रहेगी, टेम्परेचर हमको दिया रहेगा, तो निकालना पड़ेगा कितने से बड़ा तो। ठीक है, उसके बाद में इसका भी सेम, अब हमें निकालना पड़ेगा हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, कितना लॉस्ट किया हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट ने, तो वो कितना लॉस्ट हुआ वो निकालने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट Q इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2, Q1 प्लस Q2, मतलब कि हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा कर दिया आपको। ये प्रोसीजर है आपकी हीट गेन मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इस पर से हमको अगर स्पेसिफिक हीट अगर दी है तो हम ये निकाल सकते हैं हीट गेन हीट लॉस, या फिर अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है कोई मास ऑफ द वाटर तो वो भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्पेसिफिक हीट अगर नहीं
मतलब कि वाटर की नहीं दी है सपोज, तो वो भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है? ये पूरी प्रोसीजर करना पड़ेगा आपने को। न्यूमेरिकल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपनी पूरी थ्योरी का जो पार्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। आपको यहाँ तक के पूरा प्रॉपरली विद प्रैक्टिस 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करो, समझ के डेफिनेशंस को पूरा लर्न करो, याद करके रखो उसको, ठीक है। और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको समय बचाते हुए पूरा करते चलना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ में।